हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। तो देखेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो देखिए, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल को शॉर्ट में आरबीसी बोलते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन की जो स्टडी की गई थी वो ह्यूमन की आरबीसी के ऊपर की गई थी। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है इन ह्यूमन विंग्स। ह्यूमन विंग में देखा जाए तो जो आरबीसी होती है ह्यूमन विंग की, उसमें मतलब कि आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या फिर सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें 52% प्रोटीन होती है और 40% लिपिड होती है। ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो देखो काफी सारे साइंटिस्ट के अपने अपने व्यू थे। जिसमें से जे डेविड रॉबर्टसन ने उन्होंने क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन बोला। उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन बोला और उन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। तो देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, हम देखते हैं। उन्होंने बताया कि जो लेयर होती है ऊपर की, वो प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। फिर उन्होंने बताया कि मतलब एक और लेयर होती है अंदर की साइड में, वो भी प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। और बीच में जो लेयर होती है, बाई लेयर होती है, वो होती है लिपिड की। किसकी होती है? लिपिड की। तो देखिए, रॉबर्टसन ने इसको यूनिट मेम्ब्रेन बोला और उन्होंने बताया कि ये जो प्रोटीन की जो चेन होती है, मतलब कि उन्होंने बताया जैसे कि ये मान लो प्लाज्मा में हमने एक सेल ले ली। सेल का हमने इतना सा पार्ट इसको बड़ा करके देखा है, मतलब कि जूम करके देखा है। तो देखिए, इसमें उन्होंने बताया कि जो ऊपर की एक चेन होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। फिर एक अंदर वाली जो चेन होती है वो भी प्रोटीन की बनी होती है। ये दोनों 20-20 प्रोटीन लेयर, पहले लिख देती हूँ मैं, प्रोटीन लेयर। उन्होंने बताया ये 20 एंगस्ट्रोम मोटी होती है। ऐसे ही सेम ये भी प्रोटीन लेयर है। प्रोटीन लेयर ये भी 20 एंगस्ट्रोम मोटी होती है। अब देखिए, उन्होंने बताया कि बीच में बाय लेयर होती है किसकी? फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड। लिपिड बाय लेयर। उन्होंने बताया कि 35 एंगस्ट्रोम मोटी होती है। जे डेविड रॉबर्टसन ने इसको यूनिट मेम्ब्रेन बोला और बताया कि जो आउटर की जो चेन होती है बाहर की साइड, वो प्रोटीन की बनी होती है जो कि 20 एंगस्ट्रोम मोटी होती है। फिर अंदर वाली चेन भी प्रोटीन की बनी होती है, वो भी 20 एंगस्ट्रोम की बनी होती है। और अंदर लिपिड की एक लेयर होती है जो कि 2 लेयर होती है लिपिड की, जिसको बाय लेयर बोलेंगे। ठीक है। लिपिड लेयर कौन सी होती है? फॉस्फोलिपिड बाय लेयर 35 एंगस्ट्रोम। तो टोटल मिला के अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरी 75 एंगस्ट्रोम मोटी होती है। ठीक है। तो ये बताया था रॉबर्टसन ने। अब हम आगे देखेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल। देखते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या होता है और किसने दिया था। तो देखिए, ये है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सबसे पहले हम ये किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन ने ये दिया था। ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या फिर सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लूइड नेचर की होती है। तो देखिए, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इन्होंने बताया फ्लूइड नेचर की होती है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या बना लेंगे? प्रोटीन। हमने क्या बना ली? प्रोटीन लेयर बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम? लिपिड की लेयर बना लेते हैं। ठीक है। देखिए, बाहर की साइड ये होगी प्रोटीन, इधर की साइड भी होगी प्रोटीन।
ठीक है। अब देखिए, ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर है। ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। इन्होंने बताया ये फ्लूइड नेचर की होती है, मतलब कि ये वाली जो लेयर हो गई, ये दोनों बाय लेयर किसकी बनी है, ये फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर। ठीक है, ये हो गई प्रोटीन। क्या हो गई ये, प्रोटीन। प्रोटीन, इस प्रोटीन को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यहाँ लिख देती हूँ, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या फिर पेरिफेरल प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, इस ये भी एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन हो गई। इसको कौन सी प्रोटीन बोलेंगे, ट्रांस प्रोटीन, ट्रांस प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन इसको बोलेंगे। तो देखो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या बताया, ये फ्लूइड नेचर की होती है। इसमें देखो प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन इसमें फ्लूइड में मतलब कि लिपिड में धसी हुई होती है। तो जो बाहर की साइड जो प्रोटीन की लेयर होती है उनको पेरिफेरल प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। और जो बीच में धसी होती है, तो देखो बीच में धसी होती है, एक तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस करती है। जो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो क्रॉस करती है उसको बोलते हैं ट्रांसप्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन। जो बीच बीच में धसी होती है उसको बोलेंगे क्या, इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन इसको भी बोलेंगे। ठीक है, इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, लेकिन ये पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है तो इसको ट्रांसप्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें 2 से 3% इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होती है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट कहाँ होती है, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अटैच होती है उसको बोलते हैं क्या, जो प्रोटीन से अटैच होती है उसको बोलते हैं ग्लाइको, ग्लाइक ग्लाइको प्रोटीन। क्या बोलेंगे, ग्लाइको प्रोटीन। और जो लिपिड से अटैच होती है जो कार्बोहाइड्रेट, इसको बोलते हैं ग्लाइको लिपिड, इसको बोलते हैं ग्लाइको लिपिड। तो देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। हमने ये जान लिया कि इसमें एक प्रोटीन की लेयर होती है बाहर की साइड, एक अंदर की साइड प्रोटीन की लेयर होती है जिसको पेरिफेरल प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। कुछ प्रोटीन होती है वो पूरी लिपिड, जो मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो लिपिड की बनी होती है वो उसको क्रॉस करती है, तो इसको बोलेंगे ट्रांसप्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन। कुछ प्रोटीन के पार्ट जो प्रोटीन होती है वो लिपिड में धसी हुई होती है उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब देखिए जो लिपिड की जो लेयर होती है वो 2 होती है, इसलिए इसको बोले फॉस्फोलिपिड बाय लेयर। अब देखिए इसमें क्या होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी अटैच होती है। जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अटैच है उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, जो लिपिड से अटैच है उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, अब देखते हैं इसका देखो काम क्या होता है। इसके अगर हम अच्छा देखो, जो कार्बोहाइड्रेट होती है ना, हमेशा ये सेल के बाहर, मान लो ये सेल है, क्या है ये सेल, तो ये है इंटरसेलुलर स्पेस, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, मतलब कि ये बाहर की साइड है। ठीक है, तो देखो हमने ये वाली सेल का आधा पार्ट तोड़ के यहाँ पे हम मतलब इसको बड़ा करके देखा है हमने इसको। तो देखिए जो अंदर वाला साइड है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट अटैच नहीं होगी। कार्बोहाइड्रेट हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की साइड, मतलब कि सेल के बाहर की साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अटैच होगी। ये बात याद रखना, अंदर की साइड में ये अटैच नहीं होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, ये सेल के बाहर की साइड अटैच होती है। ठीक है, तो ये अंदर की साइड, ये मान लो ये सेल का अंदर वाला पार्ट है तो इधर ये अटैच नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इसका काम क्या होता है।
इसको फ्लूइड मोजेक मॉडल उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि ये ना फ्लूइडिटी को डिटरमाइन करती है। मतलब कि देखो, ये प्रोटीन है, मान लो कोई भी मॉलिक्यूल को अंदर आना है, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो, ठीक है, उस मॉलिक्यूल को अंदर आना है तो कुछ कैरियर प्रोटीन होते हैं। कैरियर प्रोटीन क्या करेंगे, जैसे कि मैं बड़ा बड़ा यहाँ बना लेती हूँ इसको, ये देखो, ये जैसे मान लो ये कैरियर प्रोटीन है। क्या है ये? कैरियर प्रोटीन है। ये कोई भी मॉलिक्यूल अंदर आया, मॉलिक्यूल जैसे कोई अंदर आना है तो ये क्या करेगी, मॉलिक्यूल को लेगी और ऐसे करके टर्न होकर ये इधर की साइड मॉलिक्यूल को सेल के अंदर डाल देगी। तो देखो, जब भी ये किसी भी मॉलिक्यूल को लेकर प्रोटीन ऐसे टर्न होकर अंदर डालती है तो ये टर्न होने के लिए इसको जगह चाहिए ना। तो क्या होता है, ये लिपिड की जो लिपिड होता है वो इधर की साइड में खिसक जाता है। ठीक है, तो यही है ये फ्लूइडिटी यही बताती है कि ये जो प्रोटीन जो भी मॉलिक्यूल को लेके आएगी उससे क्या होता है, जो लिपिड है वो आगे खिसक जाती है। मतलब कि इसकी फ्लूइडिटी ये डिटरमाइन करती है कि जो प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट को ये करवाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका देखो काम क्या क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है, देखो सेल ग्रोथ भी करवा सकती है, एंडोसाइटोसिस करवा सकती है। एंडोसाइटोसिस देखो, कोई भी मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर आ रहे हैं, अब तो ये हो गया एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस भी करवा सकते। एक्सोसाइटोसिस मतलब कि जो रेसिडुअल जो पार्ट होते हैं उनको बाहर भेजने का काम करती है। ठीक है, जैसे सेल ये रीजनरेशन का भी काम करती है मेम्ब्रेन की। तो ये हमारा हो गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये पढ़ लिया। चलो आगे देखते हैं। तो देखिए, हमने मेम्ब्रेन के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम एक एक करके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट लेते हैं क्या, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। हमने लिख लिया राइबोसोम। राइबोसोम को सबसे पहले साइंटिस्ट थे रॉबिन्सन और ब्राउन। ब्राउन, इन दोनों ने इनको राइबोसोम को देखा था फर्स्ट, मतलब पहली बार इनको देखा था बीन्स रूट में। किसमें देखा था? बीन्स रूट में। इसके बाद में पेलाडे साइंटिस्ट ने इनको एनिमल सेल में देखा। एनिमल सेल में देखा। ठीक है, इसके लिए इनको 1974 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। नोबेल प्राइज भी दिया गया। ये तो हो गई डिस्कवरी। ठीक है, ये होते कैसे हैं देखो, ये कैसे होते हैं, ए मेम्ब्रेनस। कैसे होते हैं? नॉन मेम्ब्रेनस लिख लो, चाहे ए मेम्ब्रेनस लिख लो। नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस मतलब कि ये सेल के अंदर ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई लेयर नहीं होती, ये ए मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये इनको मतलब कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो राइबोसोम होते हैं मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोट्स वाले अलग होंगे, यूकैरियोट्स वाले अलग होंगे, वो देखेंगे। तो देखिए राइबोसोम, देखिए प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोट्स में होते हैं 80s राइबोसोम, सॉरी 70s राइबोसोम। यूकैरियोट्स में होते हैं 80s राइबोसोम। 70s माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ।
अब देखिए जो राइबोसोम होता है वो 2 सब यूनिट का बना होता है इस तरीके से। राइबोसोम 2 सब यूनिट का ऐसे बना होता है। तो देखो 70S जो राइबोसोम है ये 2 सब यूनिट का बना है। एक है 50S सब यूनिट, एक है 30 सब यूनिट, ठीक है। ऐसे ही 80S राइबोसोम भी 2 सब यूनिट का बना है। फर्स्ट है 60S सब यूनिट, ये है 40S सब यूनिट, ठीक है। तो ये है हमारा मतलब ये 70S वाले ये 2 सब यूनिट के बने होते हैं, 80S वाले ये सब ये 2 सब यूनिट के बने होते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम 2 आयन जो होता है, आगे देखते हैं। देखिए मैग्नीशियम 2 आयन का काम क्या होता है। मैग्नीशियम 2 आयन, अगर मैग्नीशियम 2 आयन कम है तो क्या होगा, राइबोसोम की जो 2 सब यूनिट है उनमें क्या होगा, डिसएसोसिएशन हो जाएगा। क्या होगा, डिसएसोसिएशन, मतलब कि दोनों सब यूनिट अलग अलग हो जाएगी। ये इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैग्नीशियम 2 आयन अगर ज्यादा है तो क्या होगा, एसोसिएशन होगा, मतलब कि ये जुड़ जाएंगे ज्यादा मात्रा में। तो मतलब कि राइबोसोम की जो 2 सब यूनिट होती है ये है राइबोसोम। देखो एक सब यूनिट ये वाली हो गई, एक सब यूनिट ये वाली हो गई, 2 सब यूनिट हो गई। तो देखो इन दो सब जब मैग्नीशियम 2 आयन अगर कम हो गया तो ये सब यूनिट अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये मैग्नीशियम 2 आयन अगर ज्यादा है तो ये मतलब ये जुड़ जाती है। तो ये इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे, आगे देखते हैं। देखिए जो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में होते हैं उनको पॉलीराइबोसोम भी बोलते हैं, पॉलीसोम भी बोलते हैं और पॉलीराइबोसोम भी बोलते हैं। पॉलीराइबोसोम भी बोलते हैं। यूकैरियोट्स में जो होते हैं उनको मोनोसोम, मोनोसोम या फिर मोनोराइबोसोम भी कहते हैं, ठीक है। देखिए पॉलीसोम का मतलब क्या होता है, एक एमआरएनए पर, ये क्या है एमआरएनए, एक एमआरएनए पर कई सारे राइबोसोम अटैच होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे, ठीक है। और जो यूकैरियोट्स का जो मोनोसोम या फिर मोनोराइबोसोम होते हैं ये क्या होता है, एक मतलब कि ये एमआरएनए, एमआरएनए मतलब कि एक एमआरएनए से केवल एक ही राइबोसोम अटैच होगा जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। तो ये है हमारे मतलब पॉलीसोम और मोनोसोम। अगली अगर हम बात करें तो देखो सेल के अंदर 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। देखो कुछ तो फ्री होते हैं, सेल के अंदर फ्री साइटोप्लाज्म में होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, जैसे कि देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम जो पाए जाते हैं वो राइबोसोम का काम तो प्रोटीन सिंथेसिस करना ही है, ठीक है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। लेकिन देखो जो साइटोसोल में पाए जाते हैं उनका काम अलग होता है। जो नहीं काम तो दोनों का सेम ही है, बट जो साइटोसोल में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो प्रोटीन किसके लिए बनाएंगे, जो मतलब कि सेल के अंदर यूज होके, मतलब सेल के अंदर के यूज के लिए वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। और जो अटैच होते हैं मेम्ब्रेन पर, जैसे कि वो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो अटैच होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं जो बाहर जानी होती है, मतलब ट्रांसपोर्ट वाली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइबोसोम। चलिए आगे चलते हैं अब।